दोस्तों, आज हम एक ऐसे इशू की बात करेंगे जो 12वीं के बच्चों के सरदर्द का कारण बना हुआ है। आज 12वीं के बच्चे इस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि बोर्ड पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, क्या प्रश्न आएंगे, किस तरह से मुझे इन प्रश्नों का जवाब देना है, क्या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करके क्या मैं अच्छे अंक ला सकता हूं। तो जी हाँ, आज आपके सामने ऐसे ही एक सेशन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सेशन में हम जानेंगे कि हम पेपर किस तरह से अटेम्प्ट कर सके, पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, पेपर के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ये 12वीं के बोर्ड पेपर में हम कैसे 80 में से 80 अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय शर्मा आपके समक्ष ये प्रस्तुति लेकर के आया हूं। मैं 16 साल के अनुभव को आपके सामने साझा करने वाला हूं, तो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं 12वीं। अब ये 12वीं है क्या? 12वीं यानी हमारे लिए एक तरह से एक नए जीवन का शुभारंभ करने के लिए एक नया मौका। 12वीं का समय एक ऐसा समय है जो हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं अपने आप को इसमें कुछ साबित कर सकूं। जीवन में तकलीफें तो आती हैं और इन तकलीफों को पार करना, ये हमारे मन में एक जज्बा होना चाहिए। तो देखते हैं आज किस तरह से पेपर आने वाला है। प्रश्न बेसिकली दो तरह के होंगे। एक होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरे होंगे प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 मार्क के, वाइल प्रॉब्लम सम्स आएंगे 60 मार्क के। आपको जानकर खुशी होगी, ये सिर्फ 60 मार्क के तो हमारे लिए हैं, लेकिन बोर्ड हमें पूछने वाला है 96 यानी 96 मार्क के क्वेश्चन। तो देखें किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। बोर्ड में जब ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उस ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस आपको मेजर मिलेंगे। ये 4 मेजर ऑप्शंस 5 मार्क के होंगे। अब इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो हो सकता है कि फर्स्ट वन वो पूछे आंसर इन वन सेंटेंस। अब आंसर इन वन सेंटेंस क्या होता है? हमें पता है कि आंसर इन वन सेंटेंस बेसिकली ये वैसे प्रश्न होते हैं जहां पर आपको बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में, वेरी स्मॉल तरीके से आपको इसे लिखना है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आया, व्हाट आर गुड्स? तो आपके दिमाग में आएगा कि गुड्स क्या होता है। तो प्रश्न ये है कि क्या जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है मैं सेम टू सेम डेफिनेशन यहां पर लिखूं, या मैं इसे अपने अंदाज में भी लिख सकता हूं। तो इसका आंसर यही है कि आप इसे अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं। कोशिश यही करें कि आप अपने ओन वर्ड्स में आप इसे लिखें। तो लेट्स सी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर गुड्स, तो आप कहोगे गुड्स होते क्या हैं? तो गुड्स तो एक ऐसी चीजें होती हैं जो एक दुकान वाला, एक ट्रेडर, एक बनिया जो लोगों को बेचता है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये एक कमोडिटीज होती हैं। सो दीज आर नथिंग बट द कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर डील्स। अब इसमें आप कहोगे ट्रेडर कौन से हो सकते हैं? सो ही कैन बी अ ग्रोसर, ही कैन बी अ कन्फेक्शनरी, ही कैन बी अ स्टेशनरी इंडिविजुअल। सो यानी कोई भी व्यक्ति जो उस कमोडिटी में डील करता हो उसे हम ट्रेडर या गुड्स कह सकते हैं। सो गुड्स आर बेसिकली नथिंग बट द कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर इज गोइंग टू डील। नाउ ऐसे प्रश्न कितने आएंगे यहां पर? 5 प्रश्न। और हर प्रश्न के मार्क्स कितने होंगे? एक। एक सही जवाब पर हमें मिलेंगे 1 मार्क। तो इस तरह से हमें इस तरह के प्रश्न अटेम्प्ट करने पर मिलेंगे 5 मार्क्स। दूसरा आ सकता है यहां पर कैलकुलेशंस। नाउ कैलकुलेशंस किस तरह के आते हैं? जनरली ये कैलकुलेशंस बच्चों को बेसिक अकाउंटेंसी उनके पास नॉलेज है या नहीं, ये जानने के लिए कैलकुलेशंस आते हैं। यहां पर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पूछा गया, फाइंड आउट 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ फॉर 40,000 फॉर लेट्स से 6 मंथ्स। तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे सॉल्व करने के लिए
लिख सकते हैं कि बैंक लोन हमारा 40,000 का है। अब 40,000 का 10% यानी अगर एक जीरो पर हाथ रख लिया जाए तो होता है 4,000। 4,000 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना? तो उत्तर आता है 2,000। तो हमें डायरेक्ट हमारा आंसर लिखना है 2,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल बी 2,000 रुपीज। तो ऐसे कितने प्रश्न आने वाले हैं? तो आंसर है उसके 5। तो 5 हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 मार्क के लिए होगा। एक सही जवाब हमें 1 मार्क यानी कुल मिलाकर के 5 मार्क प्रोवाइड करेगा। तीसरा क्या हो सकता है हमें? तीसरा, वो हमें कैलकुलेशंस के लिए फर्दर पूछ सकते हैं। अब कैलकुलेशन में वो क्या पूछेंगे? कैलकुलेशन में वो पूछ सकते हैं बेसिक इनकम्प्लीट वैल्यूज। सर मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पूछा गया कि परचेज रिटर्न कितना है। यहां पर परचेजेस 70,000 और नेट परचेजेस है 60,000। तो आपके दिमाग में क्या जवाब आ रहा है? सोचिए, है ना? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है 10,000 रुपए। सो 10,000 रुपए हमारे परचेज रिटर्न हुए। इस तरह से सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे। कितने कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे? 5। हर एक सही जवाब के हमें मिलेंगे 1 मार्क। तो इस तरह से हमें मिलेंगे 5 मार्क। चौथा क्या पूछा जा सकता है? ये पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। अब अग्री और डिसअग्री क्या होता है? अग्री करना यानी आप इसे स्वीकारना, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ ट्रू, और यू आर कंसिडरिंग इट एज अ फॉल्स। अब हमें इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना, क्योंकि पूछा गया है डू यू अग्री और डिसअग्री। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। थिंक एंड से, is the statement right or is the statement wrong? So हमें पता है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 के समय पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। हमें यह भी पता है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट असेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यू करने पर होता है। हमें यह भी पता है कि ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज ओल्ड पार्टनर्स ने अक्वायर की थी। तो सिंस ये असेट, ये लाइबिलिटीज ओल्ड पार्टनर ने अक्वायर की थी, तो अगर इसकी वैल्यूएशन चेंज होती है तो इसका प्रॉफिट या लॉस भी उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये स्टेटमेंट हमें अग्री होना चाहिए या डिसअग्री? बिल्कुल सही, इसे हमें अग्री होना चाहिए। तो ऐसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? द आंसर इज 5। 5 सही जवाब के आपको मिलेंगे 5 अंक। दूसरा, ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन में क्या होता है? बेसिकली ऑड वन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको या तो सभी एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो एंट्रीज को मिक्सअप करते हैं। कभी कभी चैप्टर वाइज एंट्रीज भी ये एंट्री की जाती है। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, वेजेस एंड ऑफिस रेंट। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऑड वन कौन सा होगा? हमें पता चल रहा है कि ये चारों के चारों एक्सपेंसेस हैं, यानी खर्च हैं, तो इसमें कोई ऑड वन तो हुआ नहीं। अच्छा, अब ये समझते हैं, एडवर्टीजमेंट हमारा सेलिंग से रिलेटेड यानी बेचने से रिलेटेड खर्चा है। सैलरी जो हमारा खर्चा है वो भी ऑफिस जो हम प्रोडक्ट बेचने के लिए लेते हैं। वेजेस, ये खर्च हम जनरली एक्सपेंस करते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए। एंड ऑफिस रेंट अगेन हम ऑफिस अरेंज करने के लिए करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये चारों में से वेजेस एक ऐसा है जो प्रोडक्शन या परचेज से रिलेटेड खर्चा है। हेंस ऑड वन यहां पर आ गया वेजेस। सो इसमें हमें आंसर लिखना है सिर्फ वेजेस। ऐसे कितने प्रश्न आने वाले हैं? 5। नेक्स्ट टॉपिक वो पूछ सकते हैं, गिव वन वर्ड और टर्म और फ्रेज। अब गिव वन वर्ड, टर्म और फ्रेज होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जहां पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपको एक वर्ड में या एक फ्रेज में आपको जवाब देना है। यहां पर पूछा गया द अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। अब सोच करके बताओ कि कौन सा
ऐसा टर्म है जो ये बताता है द अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। यस, तो उसका आंसर है बैड डेट्स। सो बैड डेट इज एन अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। ऐसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। तो आप समझे कि किस तरह से आपको ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दूसरा और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? स्टेट ट्रू और फॉल्स, जैसे यहां पूछा जाएगा कि ये जवाब सही है या गलत है। जैसे सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। अब ये अगर आपने टेक्निकली पढ़ा है और आपने टेक्निकली समझा है, तब आप ये समझोगे कि सैक्रिफाइस बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स करते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर में जब पार्टनर चला जाता है, राइट, तब उसका शेयर जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा दैट विल बी गेन्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओ, तो ये जो प्रश्न है ये सही है या गलत है? द आंसर इज रॉन्ग। लेकिन याद रहे, ऐसे जब प्रश्न ट्रू और फॉल्स के आएंगे तो इसमें आपको रीजन लिखना होगा, और इसमें रीजन के 1.5 मार्क, वाइल ट्रू और फॉल्स के 1 मार्क होंगे। सो यहां पर अगर रीजन गलत हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जवाब ही गलत हुआ तो पूरे के पूरे आपके 2.5 मार्क्स चले जाएंगे। तो याद रहे, यहां पर ये एक प्रश्न 2.5 मार्क के, ऐसे सिर्फ 2 ही प्रश्न आने वाले हैं। लास्ट ऑप्शन है यहां पर करेक्ट ऑप्शन के अंदर, जैसे आपको पूछा जाएगा 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है। जैसे डेथ इज अ कंपल्सरी डैश। अब आप कहोगे कि डेथ है क्या? सो डेथ बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो डेथ रिजल्ट्स इनटू अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, है ना? सो इसीलिए इसका जवाब है डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। 5 प्रश्न आएंगे और आपको 5 सही प्रश्न के जवाब लिखने होंगे। तो अब हमको समझ में आया कि इस तरह से ऑप्शंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सभी आएंगे। इन सभी 8 में से सिर्फ 4 आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इन कंपल्सरी क्वेश्चंस का आपको सही जवाब देने पर 20 मार्क्स मिलेंगे। अब आप प्रश्न पूछोगे कि सर, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास समय कितना है? कितने समय हम इसमें लगाएं ताकि हम इसमें 20 में से 20 ले पाएं, और साथ साथ में कौन सा पेज नंबर पर हम इसे लिखें ताकि हम पेपर को मैनेज कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान से समझिए कि जो आपका आंसर पेपर होगा वो आंसर पेपर 28 पेज का होगा। फर्स्ट पेज पर आपके बेसिक डिटेल्स भरे जाएंगे, जिसमें आपका सीट नंबर होगा इन फिगर एंड इन वर्ड्स, आपके सिग्नेचर होंगे, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, वहां पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा, लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखा जाएगा, और आपने जितने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स अगर लिए हैं तो वो सप्लीमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। दूसरे पेज पर क्या होगा सर? दूसरे पेज पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप चाहो तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, लेकिन ठीक है, बेसिकली वो इतने सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कोई जनरली बच्चा पढ़ता नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो पेपर शुरू होगा वो पेज नंबर 3 से शुरू होगा। तो पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5, ये 3 पेजेस हम रिजर्व रखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पेज नंबर 3 पर आप पहला ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, राइट। याद रहे, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है रीराइट द सेंटेंस, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है, और अगर लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमें मिलने वाला है समय 20 मिनट का। सो 20 मिनट के अंदर हमें कोशिश करनी है कि ये ऑब्जेक्टिव्स के हम सही से सही जवाब दें। अब आगे बढ़ते हैं आपके मेन क्वेश्चंस का, जो कि आपके प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सर, कितने ऑप्शंस होंगे? हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इन 2 ऑप्शंस में से हमें एक ही लिखना है, और एक प्रश्न आएगा 10 मार्क के लिए। तो यानी कितने, क्या क्या चीजें यहां पर आ सकती हैं? यहां पर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
हमें पता है कि हमारे बोर्ड का थर्ड चैप्टर बेसिकली डील्स विद एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें वो किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं या वो हमें क्या करने के लिए कह सकते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कितने तरह के प्रश्न आते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक होगा लेजर से रिलेटेड और एक होगा जर्नल से रिलेटेड। तो सर एग्जाम में क्या ये दोनों आएंगे? नहीं नहीं, एग्जाम में या तो लेजर पूछा जाएगा या तो जर्नल। अब लेजर के लिए जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो घर पर सम प्रैक्टिस करते हैं तब उन्हें एक पेज पर 36 लाइंस मिलती हैं, यानी 36 लाइंस मिलती हैं। और जब वो बोर्ड में पेपर सॉल्व करते हैं तब वो पाते हैं कि एक पेज पर तो सिर्फ 28 यानी 28 लाइंस ही हैं। ओहो, तो अब ऐसे में मैं अकाउंट को कैसे मैनेज करूं और कैसे मैं अकाउंट्स ड्रॉ करूं? तो याद रहे, यहां पर हमें हर एक पेज पर एक ही अकाउंट ड्रॉ करना है। यानी आपके सामने जब ये आएगा तो आपको एक ही पेज पर एक अकाउंट ड्रॉ करना है। ठीक है साहब, तो हम एक पेज पर एक अकाउंट ड्रॉ करेंगे। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले तो मैं वो प्रिपेयर कर लूं ताकि बोर्ड के लिए मैं तैयार रहूं। तो आपके सामने मैं 4 प्रश्न दे रहा हूं। ये टेक्स्ट बुक के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार ये 4 प्रश्न अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो एडमिशन का है वो हमारे लिए क्लियर हो जाता है। इसमें लेजर और आपकी जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो हमें करना क्या है? हमें पेज नंबर 6 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करना है। पेज नंबर 7 पर हमें कैश बुक एंड गुडविल अकाउंट क्रिएट करना है। पेज नंबर 8 पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है और पेज नंबर 9 पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो इस तरह से 4 पेज हम रिजर्व रखेंगे अपने इस टॉपिक से लेकर के। तो याद रहे दोस्तों, आपको घाई नहीं करना है, आपको एक ही पेज पे बहुत से अकाउंट नहीं बनाने, आपको एक पेज पर एक ही अकाउंट बनाना है। तो सर अगर जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तब हम क्या करेंगे? तब हम पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 पर जर्नल एंट्री का 2 पेज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और पेज नंबर 8 पर आप उसके कैलकुलेशंस, आप उसके वर्किंग नोट बना सकते हो। तो पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 वी कैन रिजर्व फॉर वर्किंग नोट। वाओ! उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो कितना समय लगेगा इसको या कितना समय हमें लेना चाहिए ये प्रश्न को हल करने के लिए? याद रहे, आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो जनरली 10 मार्क को हम डबल करते हैं 20, ठीक है ना? तो 20 के बजाय आपको मिल रहे हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये प्रश्न को सॉल्व कर लें। या तो दूसरा ऑप्शन वो दे सकते हैं हमें रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का। अब रिटायरमेंट में हमें पता है कि पार्टनर्स आर गोइंग टू रिटायर, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू लीव द फर्म। They are going to leave the firm maybe on the first date of the year, in the middle or at the end of the year. जनरली हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सर? हमें ये पूछेंगे जनरली द पार्टनर रिटायर्स ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, यानी 1 अप्रैल को। तो जब पार्टनर रिटायर होता है तब रिटायरमेंट के वेरियस प्रोसीजर हमें करने होते हैं और उसके लिए हमें सेम एडमिशन के तरह ही काम करना है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें कैश बैंक गुडविल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। बिल्कुल उसी तरह से ही हम काम करेंगे जैसे हमने एडमिशन के लिए किया था। तो सर एग्जाम में लेजर पूछा जाता है या जर्नल? आंसर है 50-50% चांसेस हैं कि इसमें आपको लेजर पूछा जाए या आपको जर्नल पूछा जाए। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? ये आप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप ये 3 अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग रिटायरमेंट का वो क्लियर हो जाएगा। हमें कितने पेज रिजर्व करने हैं? सेम उसी तरह से 4 पेजेस हमें रिजर्व करने, राइट? क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन है
हमें दोनों अटेम्प्ट नहीं करना, हमें एक ही अटेम्प्ट करना है, या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट। तो पेज नंबर 6, 7, 8 एंड 9। 6 पर हम बना लेंगे रिवैल्यूएशन, 7 पर हम बना लेंगे कैश बैंक या गुडविल, 9th पर हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और 9th पर बना लेंगे हम बैलेंस शीट। तो इस तरह से हमें मिलेंगे हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या पूछ सकते हैं, वो डिसोल्यूशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। हमें पता है कि जब फर्म अच्छे से न चले तब फर्म डिसॉल्व करना ही फायदेमंद है। तो क्या हम जैसे दोस्ती तोड़ते हैं उसी तरह से क्या हम ये बिजनेस भी बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जब आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बेसिकली 3 या 4 तरह के अकाउंट आपको बनाने हैं। एक होगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा कैश या बैंक अकाउंट। कभी कभी पार्टनर्स लोन अकाउंट भी दिया होता है तो हमें वो भी बनाना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से क्वेश्चंस मैं करूं ताकि मैं एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाऊं। सो दोस्तों, ये 4 प्रश्न टेक्स्ट बुक के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप ये 4 प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो मानकर चलिए कि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है, जो डर है डिसोल्यूशन को लेकर के, वो डिसोल्यूशन का डर खत्म हो जाएगा। हमारे लिए प्रश्न सॉल्व करने के लिए पेज नंबर है 6, 7, 8 एंड 9। हमें यही प्रश्न यही पेज नंबर पर ही इसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये 4 में से हमें खाली एक ही प्रश्न करना है। तो पेज नंबर 6 पर हम बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पेज नंबर 7 पर हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेज नंबर 8 पर हम बना लेंगे कैश बैंक अकाउंट एंड पेज नंबर 9 पर हम बना लेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर दिया हुआ होगा तो। बोले सर, अगर जर्नल एंट्री आई तो? अगर जर्नल एंट्री आती है तो आपको 2 पेज यूज कर लेने हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के लिए, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, और पेज नंबर 8 एंड 9 आप वर्किंग नोट के लिए रख सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है, पेपर भी मैनेज हो रहा है और मैं बहुत अच्छे से लिख भी पा रहा हूं। सेम समय है हमारे लिए 30 मिनट्स। लास्ट इसमें ऑप्शंस पूछ सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली वो पूछते क्या है? जनरली वो पूछते हैं जर्नल ऑफ ड्रॉयर एंड ऑल्सो लेजर ऑफ ड्रॉयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो यानी यहां पर उन्होंने आपको पूछा जर्नल एंट्री बनाने के लिए और साथ साथ में लेजर भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना कंसेप्ट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये 5 प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए जिसके जरिए आपके ये चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाए। हमारे लिए सेम वही 4 पेज हमको मिलेंगे, पेज नंबर 6, 7, 8 और 9। सर आप कहोगे ये क्या चल रहा है, एक ही पेज 6, 7, 8, 9? बिल्कुल सही। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में पेज नंबर 6 और 7 आप जर्नल एंट्री ड्रॉ करोगे, पेज नंबर 8 पर आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे लेजर का इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एंड पेज नंबर 9 यू कैन यूज इट फॉर वर्किंग नोट। यानी 4 पेज हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। हमें समय मिलने वाला है 30 मिनट्स। तो क्या मुझे इस प्रश्न 2 में ये चारों प्रश्न आने वाले हैं? द आंसर इज नहीं। आपको आएंगे कोई भी 2। मतलब या तो एडमिशन और रिटायरमेंट का ऑप्शन आएगा, या तो एडमिशन और डिसोल्यूशन का ऑप्शन आएगा, या तो एडमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा, या तो रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो दोस्तों, इन 4 में से 2 ऑप्शंस आएंगे और उसमें से आपको एक ही लिखना है। आपके लिए ये 4 पेजेस रिजर्व्ड रहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। याद रहे, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 3, जिसमें भी इसी तरह के यही 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये वो ऑप्शंस होंगे जो क्वेश्चन 2 में पूछ लिए गए। और अब
क्वेश्चन 3 में जो नहीं पूछे गए वो यहां आएंगे। तो यानी अगर वहां उन्होंने पूछ लिया एडमिशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो यहां पर ऑप्शन आएगा रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का, और फिर आपको अटेम्प्ट करना है एनीवन। यहां पर आप उसी तरह से पेज रिजर्व कर सकते हो, लेकिन पेज है 10, 11, 12 एंड 13। टाइम लिमिट होगी यहां पर 30 मिनट्स की। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ सिमिलर ही है। यहां पर ध्यान रहे हमारे सामने 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और एटलीस्ट 4 में से कम आपको 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। और जब अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये 20 मार्क, 10 मार्क क्वेश्चन 2 के और 10 मार्क क्वेश्चन 3 के आपके जेब में हैं। चलिए साहब, तो आपके 1 घंटे कंप्लीट हुए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें डेथ यानी जहां पार्टनर स्वर्ग सिधार जाता है, ठीक है ना। तो जब डेथ होती है तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना होता है, पहले हमको वो चीज समझनी होगी। उससे रिलेटेड ये 3 प्रश्न आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप ये 3 प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप जानेंगे कि एग्जाम में वो पूछते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर की मृत्यु हुई है सिर्फ उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं। ज्यादातर बच्चे कहां गलती करते हैं, यहां पर बच्चे तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। याद रहे, अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपको यहां पर एक भी मार्क मिलेगा नहीं। आपको यहां पर जो पूछा जाए उतना ही आपको बनाना है। हाँ, आप चाहें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बना सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब करें क्या, यहां पर कौन से पेज नंबर पर हम रिजर्व करें? पेज नंबर 14 पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, 10 लाइन का, ज्यादा नहीं। और पेज नंबर 15 पर हम डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, सेम वही 10 से 12 लाइन का। और बाकी का पेज हम यूज कर सकते हैं वर्किंग नोट के लिए। याद रहे, ये 8 मार्क का प्रश्न है, यहां पर आपको आधा घंटा नहीं मिलेगा आपको यहां सिर्फ मिलेंगे 20 मिनट। 20 मिनट में आपको ये प्रश्न हल करना है, और जब अगर आप हल कर लेते हो तो 20 मार्क यानी 8 मार्क आपके पूरे के पूरे पक्के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? इस प्रश्न में पूछा जा सकता है इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स यानी हमें पता है कि जब कंपनी कैपिटल रेज करती है तब वो मार्केट में शेयर्स इशू करती है। हाँ, तो जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो वो कैपिटल रेज करती है। उसको रेज करने के तरीके होते हैं, बाय वे ऑफ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। जब अगर शेयर होल्डर पैसा न दे पाए तो उसके शेयर्स फॉरफीट किए जाते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री, एंड देन कंपनी को तो पैसे चाहिए, तो कंपनी इसे री इशू करती है मार्केट में, न्यू शेयर होल्डर को ये पूरे के पूरे शेयर्स बेच देती है और कैपिटल रेज करती है। तो बेसिक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो जब अगर हमें ये प्रोसीजर पता होगा तो हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको एटलीस्ट ये 3 प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। आपके लिए सेम पेज नंबर होंगे, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15, खाली 2 ही पेज। तो यहां पर जनरली जर्नल एंट्री पूछी जाती है और सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। आपके लिए 1.5 पेज फॉर जर्नल एंट्री इज एनफ, बट आप चाहें तो 2 पेज आप जर्नल एंट्री के लिए कर सकते हैं। टाइम लिमिट सेम आपके लिए 20 मिनट्स होंगे। या तो वो पूछेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस में वो क्या पूछ सकते हैं? एनालिसिस में वो आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या फिर वो पूछ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ग्रेट। या तो वो हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जैसे रेशियो एनालिसिस पूछ सकते हैं। अब इन रेशियो एनालिसिस का हमें सही जवाब देना है, और अगर हम सही जवाब देते हैं तो हमें कितने अंक मिलेंगे? सोचिए, द आंसर इज 8।
हमें कौन से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए? हमें इतने क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एटलीस्ट ये वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर लें तो हमारी मास्टरी इस सब्जेक्ट पर आ सकती है। हमारे लिए सेम 2 पेज रिजर्व होंगे, जो है पेज नंबर 14 और 15, और हमारे लिए टाइम रहेगा 20 मिनट्स। याद रहे 20 मिनट से ज्यादा हमें समय नहीं लेना है। और लास्ट ऑप्शन इसमें आ सकता है कंप्यूटर अकाउंटिंग के। दोस्तों, कंप्यूटर अकाउंटिंग एक थियोरी पेपर है, यानी थियोरी क्वेश्चंस हैं। इस थियोरी के अंदर ये सिलेक्टेड 6 क्वेश्चंस जो काफी पॉपुलर है और काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमें प्रिपेयर कर लेने चाहिए। जो अगर ये 6 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप मानिए कि आपके पास ये पूरे के पूरे चैप्टर का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपके लिए कितने पेज रिजर्व होंगे? सेम वही 2 पेज, और टाइम लिमिट होगी 20 मिनट्स। तो दोस्तों, आपने समझा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 टॉपिक, क्या चारों टॉपिक आएंगे? नहीं, आएंगे सिर्फ 2 ही, और कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन 8 मार्क के लिए होगा और आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 14-15 पर होगा, टाइम लिमिट 20। सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो पेज नंबर 16 और 17 पर आएगा। जिस तरह से बताया गया कि आपको 2 प्रश्न जब वहां आएंगे तो जो 2 प्रश्न नहीं आने वाले वो यहां पूछे जाएंगे, और उनमें से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी एक। तो दोस्तों, इन 4 टॉपिक में से एटलीस्ट हमें 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और अगर ये 3 टॉपिक हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे 16 मार्क पक्के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, जो ज्यादा करके फेवरेट क्वेश्चन है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। 99% बच्चों को इस पर्टिकुलर प्रश्न में बहुत दिक्कत होती है, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट का। लेकिन चिंता न करिए, आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं और हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको, अगर ये टॉपिक आपको तकलीफ में लगे, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे सीखना है, जो मुझे समझना है, तो बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, आप ये वीडियोस देख सकते हो और आप इस टॉपिक के बारे में जान सकते हो। फिलहाल तो हमारे लिए ये 4 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। याद रहे, हमारे लिए पेज नंबर होंगे पेज नंबर 18, 19, 20 एंड 21। पेज नंबर 18 पर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पेज नंबर 19 पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पेज नंबर 20 और 21 हम रखेंगे कैलकुलेशंस के लिए, यानी हम हमारे वर्किंग नोट के लिए ये 2 पेज रिजर्व कर सकते हैं। आपके लिए समय मिलेगा 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट में हम बहुत आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट, जो हर बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर बच्चा चाहता है, वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। रीजन, ये सबसे पहला चैप्टर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगे आने वाले 6 चैप्टर पूरे के पूरे इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपके लिए यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये 4 प्रश्न आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बोर्ड के लिए अगर आप बोर्ड पेपर में पेज नंबर आप देखोगे तो पेज नंबर 22, 23, 24 और 25, ये 4 पेज हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। पेज नंबर 22 पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, पेज नंबर 23 पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, पेज नंबर 24 पर पार्टनर्स कैपिटल और पेज नंबर 25 पर बैलेंस शीट। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरह से आपने पेपर को मैनेज कर लिया है। आपके जो 28 पन्ने हैं, इस 28 पन्ने में से भी 3 पन्ने अब बच गए हैं।
याद रहे, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि यहाँ पर 7 प्रश्न बहुत जरूरी हैं। यानी ये सातों प्रश्न जो अगर हमने हल कर लिए तो 80 में से 80 लाना बहुत आसान होगा। तो अब तक हमने समझा कि बोर्ड पेपर किस तरह से लिखा जाता है। बोर्ड पेपर के लिए 7 प्रश्न आएंगे और ये सातों प्रश्न सही तरह से हल करना ये हमारी जवाबदारी होगी। दोस्तों, जनरली जब बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम में आते हैं, जब ये प्रॉब्लम उनके सामने आता है, जब ये पेपर उनके सामने आता है, तो जनरली वो घबरा जाते हैं। यानी आपके साथ में भी शायद ऐसा हो कि आप घबरा जाओ और घबराने पर आप शायद गलतियां कर दो। तो दोस्तों, ऐसे समय पर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो और अपने इष्ट देव का, जिस किसी को भी आप याद करते हो, आप उनको याद कर लीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की। याद रहे, ये कोई परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है। ये हमारी जीवन के लिए एक पड़ाव है। ये आज एक पड़ाव है, ये मैं बहुत आसानी से पार कर लूंगा। ये बहुत अच्छे से मैं अपने जीवन में पार करके आगे बढ़ूंगा। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं और आप प्रिपेयर करिए, अच्छे से पेपर लिखिए और वाकई में आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल मेंटरिंग माइंड्स पर। याद रखिए, आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है और बिना भूले बेल आइकन दबाना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।